आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। किसी ने सच ही कहा है, प्यार किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। इसकी जीती जागती मिसाल है पाकिस्तान के लाहौर की महविश। अपने प्यार के लिए महविश सारे बंधन तोड़कर पहुंच गई राजस्थान के चुरू के गांव पिथीसर। और महविश कहती हैं कि उसने साल 2022 में रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह किया था। अब वो उनसे मिलने पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची हैं। एक मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। 2 बच्चों की मां महविश चुरू के पिथीसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी 2 बच्चों का पिता है, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की इस दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिले भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई हूँ, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा मेरा। बकौल महविश, वो जब 2 साल की थी तब उसकी मां चल बसी। वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की मां ने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई। दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीजा है और उसी वीजे पर आई है 45 दिन का वीजा पिथीसर। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे और 24 घंटे में कि आप थाने पर वो यदि मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है, किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने भरने का काम किया और रहमान की तन्हाइयों में महविश सरगम बनकर आई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। महविश की मां ने तो अपने बहन और बहनोई से बातचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। फिलहाल रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा है। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह किया। महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फ़ोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से वाघा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा, तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं। तस्दीक के बाद हम गांव लेके जाएंगे। पिथीसर का रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुई। रहमान के 2 बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की। बहरहाल महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सरदार शहर में 1 रात रुककर उसे गांव पिथीसर ले आए।
लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि आखिर महविश 2 बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों हुई। दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी। महविश के भी 2 बच्चे हैं, वो किसके पास है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक थाने से हर साल 54 करोड़ की उगाही होती थी, हर दिन 15 लाख और हर महीने 4.5 करोड़ रुपए। जरा सोचिए वहां का थानेदार कितना काबिल था कि 2.5 साल से एक ही थाने में जमा था। न्यूज़ 18 की पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि यूपी बिहार की सीमा पर लगने वाले बलिया जिले के थाने का ग्राउंड जीरो का क्या हाल है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो सच सामने आए उससे सुनकर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भरौली तिराहा बलिया रात करीब 10 बजे। एडीजी वाराणसी पीयूष मोरडिया और डीआईजी आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण सिविल ड्रेस में उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से बिहार बॉर्डर में यूपी से होकर जाने वाले ट्रक दाखिल होते हैं। बुधवार की रात 9 बजे सबसे पहले एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोरडिया और डीआईजी रेंज आजमगढ़ वैभव कृष्ण अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे। 22 पुलिसकर्मियों की ये टीम थी, 5 टीमें बनाई गई थीं और रात करीब 9 बजे इसी भरौली तिराहे पर पहुंचे। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है, पुल है और यही जाता है बक्सर के लिए। ये तिराहा है, एक रोड गाजीपुर के लिए तो दूसरी बलिया और फेफना के लिए। ये आपको तिराहा नजर आ रहा होगा और किस तरीके से यहाँ से ट्रक, इस तरीके से सामने जैसे आपको ट्रक दिख रहा है, ऐसे ये बक्सर से ट्रक आते थे और यहाँ पर उनको रोका जाता था। जब रात 9 बजे पुलिस की तीनों टीमें यहाँ पर पहुंची और इसके बाद तय हुआ कि यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि इससे आगे जाना था और पूरी रेकी करनी थी। इसलिए यहाँ पर रात 1 बजे टीम भरौली पहुंची, मगर तय योजना के मुताबिक एक भी वाहन नहीं रुका और यहीं से पूरी टीमें लखनऊ, बनारस और प्रयागराज की गाड़ी नंबरों के साथ आगे बढ़ गई। पूरा पुल पार किया, बक्सर पहुंचे और फिर तय किया गया कि अब आगे रंगे हाथों पकड़ना है इन वसूली वालों को। बक्सर की ओर से जब ये टीम, जैसा ट्रक आ रहा है वैसे जब टीम वापस आई तो रात के 2 बज गए थे। पुलिस टीमें जब यहाँ पर पहुंची तो देखा कि एक सिपाही बक्सर की ओर से आ रहे एक बालू लदे ट्रक से पैसा ले रहा था। उसे पकड़ लिया गया और भरौली तिराहे पर पकड़े गए सिपाही ने ही बताया कि अब ये जो रास्ता गाजीपुर के लिए जाता है, इसके आगे क्वारंटिया चौकी है और वहां पर भी कुछ इसी तरीके से वसूली होती है। डीआईजी वैभव कृष्ण के साथ 3 पुलिस और वाराणसी से एडीजी के साथ 2 पुलिस टीमें लखनऊ और वाराणसी के नंबर वाली गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। रात 9 बजे एडीजी जोन पीयूष मोरडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण आजमगढ़ और वाराणसी से निकले। करीब 1 बजे इसी भरौली तिराहे पर पहुंचे जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर वसूली हो रही थी लेकिन वो रुके नहीं, चूंकि उनको पूरी रेकी करनी थी। उसके बाद अब आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि इस तरीके से आप जब आगे देखेंगे तो आपको ये जो बैरियर खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये बैरियर ऐसे रास्ते में लगा दिए जाते थे, ट्रकों को रोका जाता था, वसूली होती थी। लगभग 3000 से ज्यादा ट्रक आते हैं इस पुल से और स्थानीय पुलिस ने फंसने से बचने के लिए ट्रकों से अवैध वसूली के लिए दलालों को यहाँ पर, दलाल हर ट्रक के 100 रुपए के हिसाब से कहा जाता है कि जो यहाँ पर पिकेट पे चौकी पर सिपाही रहता था उसको देते थे, 100 रुपए खुद रख लेते थे और बाकी 400 रुपए 300 रुपए थाने को देते थे। यहाँ से पुल के इस तरफ से बिहार और पुल के उस तरफ यूपी के बलिया का जिला लगता है। जब वहाँ से ट्रक पास होते हैं तो यहाँ पर चेकिंग होती है और यहाँ से ट्रक जब पास होते हैं तो यूपी पर चेक होती है, यानी कि बॉर्डर ये इलाका है जहाँ से इस पूरी वसूली का खेल चलता है। बिहार तक पूरा रूट समझने के बाद दोनों अफसर वापस यूपी में एंट्री लेते हैं। हैरत की बात यह थी कि रात के अंधेरे में जिन ट्रकों को जांच के नाम पर रोका जा रहा था, उनसे सामान या ओवरलोडिंग की जांच नहीं हो रही थी, बल्कि चेक की जा रही थी एक गुप्त कोड वाली पर्ची। जिन ट्रक वालों के पास ये पर्ची होती, उनसे रिश्वत में कैश पेमेंट में लिया जा रहा था। उसकी पहले रेकी की गई
एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है। 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है। चूंकि दोनों आला अफसर इलाके के कई दिनों से रेकी कर रहे थे, लिहाजा उन्हें समझने की जरूरत नहीं थी, बल्कि बारी थी एक्शन की। लेकिन उससे पहले दोनों अफसरों ने कैलकुलेशन किया जो आपके होश उड़ा देगा। बॉर्डर पार कराने वाले प्रति ट्रक से 500 रुपए वसूले जा रहे थे। प्रतिदिन उस बॉर्डर से 3000 ट्रक गुजरते हैं। इस हिसाब से हर दिन करीब 15 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। और इस आंकड़े की पुष्टि गिरफ्तार किए गए सिपाही के अलावा थाने से बरामद रजिस्टर से भी हुआ है। उस पर बात तो करेंगे ही, लेकिन पहले समझिए भरौली तिराहे से आगे की कहानी। जब एडीजी और डीआईजी एक ट्रक में सवार होकर वसूलीबाज पुलिस वालों को रंगे हाथ पकड़ने पहुंचे। इस सबसे बड़ी कार्रवाई की जो दूसरी कड़ी थी वो जाकर जुड़ी नरही थाने के इसी कोरंटा डी पुलिस चौकी पर। यहीं पर पहुंचे थे डीआईजी और एडीजी। दरअसल जब डीआईजी और एडीजी को भरौली तिराहे पर सिपाही के पकड़ने के बाद जानकारी मिली कि जो वाहन गाजीपुर के लिए जाते हैं उनसे नरही थाने की इसी पुलिस चौकी कोरंटा डीहा पे वसूली होती है, उसके बाद खुद एडीजी जोन पीयूष मोडिया, डीआईजी और एक इंस्पेक्टर एक ट्रक में खलासी बनकर सवार हुए। और वो यहाँ पर 5 किलोमीटर चलने के बाद, क्योंकि भरौली तिराहे से इस चौकी की दूरी 5 किलोमीटर है, और यहाँ पर वो सादे पहुंचे तो सादे कपड़ों में 2 लोग ट्रकों से वसूली करते दिखे। जब वो ट्रक पहुंचा जिसमें खुद सवार थे तो उनसे भी 500 रुपए की मांग की गई। इस पर एडीजी जोन पीयूष मोडिया और डीआईजी और वो इंस्पेक्टर कूदे और उस सिपाही को पकड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ। 2 लोग यहाँ से गिरफ्तार किए गए। अब पूरा खेल खुल चुका था। एडीजी और डीआईजी ने जिन 2 सिविल ड्रेस वालों को पकड़ा, उन्होंने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया। दावे के मुताबिक थानेदार ने वसूली के लिए प्राइवेट लोग लगा रखे थे। हर गाड़ी से 500 रुपए वसूले जाते थे। 100 रुपए वसूली करने वाला रखता था। 400 रुपए थानेदार तक पहुंचाए जाते थे। यानी 3000 ट्रक प्रतिदिन माने तो 12 लाख रुपए थानेदार को और 3 लाख रुपए प्राइवेट दलाल कमाते थे। जब इस सनसनीखेज खुलासे से अधिकारी वाकिफ हुए तो उनके भी होश उड़ गए। अब बारी थी उगाही का अड्डा बन चुके उस थाने पर छापेमारी की, जहां से इतने बड़े नेक्सस को चलाया जा रहा था। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इन दिनों साइबर ठगी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एफबीआई और इंटरपोल से मिले इनपुट के बाद सीबीआई ने गुरुग्राम में छापा मारा, 43 साइबर ठगों को पकड़ा है और ये कार्रवाई ऑपरेशन चक्र 2 के तहत की गई है। अमेरिका में फ्रॉड, गुरुग्राम बना अड्डा। ऑपरेशन चक्र 2, 43 साइबर ठग अरेस्ट। डिजिटल जमाने में ठगी के कितने ही तरीके इजाद हो चुके हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ठग कहीं भी ठगी को अंजाम देते हैं और उसकी भनक तक नहीं लगती। ऐसे ही कुछ ठगों को सीबीआई ने गुरुग्राम में छापा मारकर पकड़ा है।
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने देश में साइबर ठगों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके क्रम में सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 के तहत अब तक 43 बड़े साइबर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सभी साइबर ठग गुरुग्राम में बैठकर कॉल सेंटर का संचालन करते थे और वहीं से देश विदेश के लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली और गुरुग्राम में 7 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 2 के तहत 43 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से कंप्यूटर के 130 हार्ड डिस्क, 65 फोन, 5 लैपटॉप, बड़ी संख्या में पीड़ितों की जानकारी, दस्तावेज, कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बरामद किए गए हैं। आरोपी गुरुग्राम के डीएलएफ में कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों को ठग रहे थे। इसके लिए आरोपी लोगों के कंप्यूटर पर पॉपअप भेजकर उसमें संदिग्ध सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते थे। फिर उनका सिस्टम स्टोर करने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करते थे। शिकायत के बाद सीबीआई ने 22 जुलाई 2024 को इस मामले में केस दर्ज किया। दरअसल सीबीआई ने वर्ष 2022 में देश में चलने वाले साइबर फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद सीबीआई ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश की एफबीआई और इंटरपोल जैसी एजेंसियों की मदद से इन साइबर अपराधियों की नकेल कसने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन साइबर ठगों को पकड़ने के लिए सीबीआई की मदद एफबीआई और इंटरपोल जैसे एजेंसियों ने की। सबसे हैरत की बात तो ये है कि ये साइबर ठग अमेरिका में ठगी कर हांगकांग जैसी जगहों पर पैसे भेजते थे। फिर दूसरे तरीकों से ये पैसा वापस भारत तक आता था। फिलहाल ठगी के इस कॉल सेंटर को सीबीआई ने सीज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर एक व्यवसायी से 90 लाख की ठगी कर ली गई। पीड़ित कारोबारी दिनेश कुमार अहियापुर का रहने वाला है। उसे मुंबई के चर्चित नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का झांसा देकर शातिरों ने 90 लाख की ठगी कर ली। इसे लेकर साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। एफआईआर में ईडी से भी सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच का खौफ दिखाकर 4 बार में 89,90,000 रुपए मंगवाए गए। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी राशि को होल्ड कर लिया है और जल्द ही राशि रिकवर करते हुए साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए जाएंगे। से पैसा लिया जाता है, तब तक ऐसे हमारे पास 5-6 केसेस आए जिसमें हम लोगों ने 3 या 4 केसेस में एफआईआर किया। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। 190 लाख का मामला आया है, उसमें एफआईआर हो गई। तो एफआईआर भी हुई है और हम लोगों ने इमीडिएट हम लोग कार्रवाई करते हैं। बहुत सारा पैसा भी हम लोगों ने होल्ड करवा दिया है। हाँ, पैसा होल्ड हो गया है, बाकी अभी आगे चल के पैसा उसका वापस मिल जाएगा। तो साइबर ठगों से कैसे बचें ये भी जान लीजिए। दरअसल कैश ऑन डिलीवरी कैंसिल कराने के नाम पर ओटीपी भेजते हैं और लोन डिफॉल्ट होने पर ईएमआई सेटल कराने के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। बिना ओटीपी सिर्फ मिस्ड कॉल के जरिए मोबाइल सिग्नल हैक करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर रिक्वेस्ट भेजा जाता है और रिक्वेस्ट भेजकर यूपीआई से पैसे मंगवाए जाते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके डेटा का इस्तेमाल करके आपको ठगा जाता है। सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी के साथ लिफ्ट में चढ़ता है और लिफ्ट बंद होते ही बैटरी में जोरदार धमाका हो जाता है। बाद में उस शख्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। लिफ्ट खुलती है और चंद पलों बाद हो गया बड़ा हादसा। एक शख्स लिफ्ट के अंदर बैटरी लेकर जा रहा था। जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसने दरवाजे बंद करने के लिए बटन दबाए। लिफ्ट बंद होती है और चंद सेकंड बाद बैटरी में चिंगारी उठी और उसके बाद तो जोरदार धमाके से बैटरी फट जाती है। उस शख्स को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। पूरी लिफ्ट आग के गोले में तब्दील हो गई। शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। 1 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें लिफ्ट के बाहर भी 2 लोग दिखाई देते हैं। एक शख्स लिफ्ट के बिल्कुल पास खड़ा है तो वहीं महिला लिफ्ट में चढ़ने के लिए बटन दबाती है। तभी उन्हें जोर का धमाका सुनाई पड़ता है। दोनों दहशत में आकर वहां से भाग जाते हैं। धमाके की घटना से पूरी इमारत में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद फायर सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं। लिफ्ट को खोला गया,
सभी जानना चाहते थे आखिर लिफ्ट के अंदर हुआ क्या है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सभी सन्न रह गए। एक शख्स जख्मी हालत में पड़ा था। जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो बुरी तरह झुलस चुका था। बाप रे। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हाँ भाई, इतना गजब। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चीन के गुआंगझाओ प्रांत की ये घटना बताई जा रही है। मृतक शख्स की उम्र 28 साल थी। कहते हैं मौत कब आ जाए कोई बता नहीं सकता। अगर लिफ्ट में चढ़ने से पहले ही बैटरी फट जाती तो हो सकता था उसकी जान बच जाती। वो भाग भी सकता था, लेकिन लिफ्ट बंद होने की वजह से वो संभल ही नहीं पाया और बड़े हादसे का शिकार हो गया। कहा जा रहा है कि वो अपने साथ इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी लेकर जा रहा था। इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये घटना बेहद सावधान करने वाली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी को ले जाते वक्त विशेष एहतियात बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।